हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यह यूपीएचईएससी के यूनिट 6 के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पार्ट 1 के अंतर्गत क्लास लेने जा रहे हैं, जो सामान्य परिचय होगा और कंटिन्यूअस हम लोग की क्लासेस अब चलने जा रही है। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आप सबके सामने आ रहा हूँ। जल्दी ही इस कोर्स को समाप्त करके पर डे हम लोग 8 बजे रात को लाइव क्लासेस मिलेंगे। एग्जाम की न्यूज़ को सुनकर आप सब प्रेशर में मत आइएगा। बहुत जल्दी अभी न्यूज़ के हिसाब से पेपर होगा, अभी तो इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल के लास्ट वीक में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये हुआ था कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दिया जाए। रिपोर्ट 15 दिन के बाद अभी चुनाव का रिपोर्ट आ जाएगा, जो तो उसके बाद ही दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है एग्जाम डेट, कई प्रक्रियाएं हैं, शायद दोबारा पोर्टल खोला जाए और नया आयोग कराएगा तो नया पेपर होगा, तो इस चीज़ लेकर थोड़ा वक्त लग जाएगा। घबराइए नहीं, जो भी हो आप तैयारी करिए। चलिए आइए देखते हैं क्लासेस को हम लोग, ठीक है? क्लास को आइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको कोई चीज़ आ भी रहा हो तो आप बोर मत होइएगा, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है? कानूनों और नियमों का संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधान से ही किसी देश अथवा राज्य का शासन संचालित होता है। किसी देश या राज्य को व्यवस्थित करने वाले साधन को सरकार कहा जाता है और सरकार को शक्तियां संविधान से मिली हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार को नियंत्रित और मर्यादित करने का कार्य संविधान का होता है। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, इसको हम समझेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे कि सरकार के अंग। याद रखिएगा, सरकार के 3 अंग होते हैं, सिंपल पेपर में आप पढ़े भी होंगे। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए पेज में हमने नेक्स्ट पेज में कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? देखिएगा, सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के चौथा अंग जो है प्रेस या मीडिया को भी कहा जाता है, ठीक है? जैसे कहा जाता है महात्मा गांधी के 4 पुत्र, तो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम क्या था? तो जमनालाल बजाज था, ठीक है? तो अगर पूछे कि सरकार का चौथा स्तंभ क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? प्रेस या मीडिया। वैसे सरकार के 3 अंग क्या आपने जाना? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यहाँ इस चीज को बिल्कुल 0 पॉइंट से समझिएगा। विधायिका मतलब विधि, विधि मतलब कानून, याद रखिएगा। नियम, अधिनियम, एक्ट, यानी देश को संचालित करने के लिए जो विधि का निर्माण करेंगे, जो कानून का निर्माण करेंगे, जो अधिनियम का निर्माण करेंगे, वो विधायिका के सदस्य होंगे, वो विधायिका होगा। यहाँ लिखा भी हुआ है, यानी विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। ये कानून बनाएंगे और कानून कहाँ बनेगा? तो भारत देश में बनेगा और भारत देश के जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां बनेगा। तो उस नियम से अनुसार बनेगा, वो आगे हम डिटेल आपको बताएंगे। यहाँ आप देखेंगे जब कानून बनाना इसका कार्य है, तो केंद्र में कानून कौन बनाएगा और राज्य में कानून कौन बनाएगा? तो आप जानते होंगे केंद्र में कानून संसद द्वारा बनता है और संसद के जो है 2 भाग, राज्यसभा और लोकसभा। राज्य में विधानमंडल में जो है कानून बनता है और विधान परिषद और विधानसभा मिलकर जो विधानमंडल का निर्माण करते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में ही लागू है। कहाँ-कहाँ लागू है? तो जो आप नक्शे को आप देखिए और 2-2 जोड़ा आप बना लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, तो महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना है। तो इन 6 राज्यों में जो है विधानसभा लागू है। सबसे अधिक विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम विधानसभा की सीट तेलंगाना की 40 है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है? तो इसका कार्य क्या है विधायिका का? कानून बनाना। जब ये कानून बना देगा तो उसको कार्य कराएगा, या कह सकते हैं उसको लागू कौन कराएगा? तो ये कार्यपालिका उसको क्या करेगी? लागू कराएगी। तीनों का अलग-अलग कार्य, यानी ये कानून बनाए, ये लागू किए और इन दोनों के लिए रक्षा करेंगे, न्याय करेंगे। क्या ये ठीक से कानून बना रहे हैं कि नहीं, कि जिसमें जनता का हित, देश का हित हो रहा है कि नहीं? क्या ये ठीक से पालन कर रहे हैं कि नहीं, जिससे देश का और जनता का हित हो रहा है कि नहीं? याद रखिएगा, यह और यह यानी विधायिका और कार्यपालिका एक साथ मिलकर काम कर सकती है, लेकिन कभी भी न्यायपालिका जो है इन लोगों के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकती। आप जानते होंगे आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, ठीक है? यहाँ चर्चा करेंगे, क्रम से हम लोग आते हैं। कार्यपालिका देखेंगे तो कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। और कानून कहाँ-कहाँ लागू हो सकता है? तो भारत देश में, केंद्र में और भारत के राज्यों में। तो भारत में कानून लागू कराने वाले लोग देश में कौन-कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।
और यहाँ मंत्री परिषद में 3 लोग होते हैं, याद रखिएगा। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उपमंत्री। ठीक है, ये मंत्री परिषद में ये लोग आते हैं। राज्य में कौन होंगे? तो राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। वैसे कभी कभी पूछा गया जाता है एग्जाम में कि किसी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो किसी देश का प्रथम नागरिक उस देश का राष्ट्रपति होता है। जैसे पूछा जाए किसी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो उस राज्य का प्रथम नागरिक उस राज्य का राज्यपाल होंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि विश्व के प्रथम नागरिक कौन होंगे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। और द्वितीय पूछा जाए तो उनकी पत्नी होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ये हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कार्यपालिका को पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बाद हम लोग क्या करेंगे, विधायिका को पढ़ेंगे, फिर न्यायपालिका को पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत ये हेडिंग हम लोग का मुख्य तौर पे रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं न्यायपालिका का। न्यायपालिका भारत में, याद रखिएगा, एक तो उच्चतम न्यायालय आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और ये जो है जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, और याद रखिएगा जो है उच्चतम न्यायालय भारत में 1 है, आप जानते होंगे, और जो है उच्च न्यायालय भारत में 25 है, और जिला न्यायालय जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ये होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं किसका, आगे भाग में देखते हैं इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है। इंग्लिश ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, विधेयक, कानून बनने से पहले की प्रक्रिया को विधेयक कहेंगे यहाँ पे, और कानून बनने के बाद की प्रक्रिया को अधिनियम कहते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर हम चर्चा करें कि कानून कैसे बनेगा, तो मान लीजिए अगर हम चर्चा करें कि यह संसद में यानी देश में कानून कैसे बनेगा या राज्य में कानून कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा किसी मुद्दे पर इधर के सदस्य, लोकसभा के सदस्य सिग्नेचर करते हैं, राज्यसभा के सदस्य सिग्नेचर करते हैं, और इस संसद के जो हेड राष्ट्रपति होते हैं और वो साइन कर दें, तो वो क्या होता है कि कानून बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति हेड के सिग्नेचर होने से पहले ये जो प्रक्रिया होती है कि लोकसभा के सदस्य सिग्नेचर करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ये प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस को ही विधेयक कहते हैं। ठीक है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो अधिनियम कहलाता है। सेम यही प्रक्रिया राज्य में भी होता है। राज्य में भी किसी मुद्दे पे क्या होता है, विधानसभा के सदस्य साइन करेंगे या विधान परिषद के सदस्य साइन करेंगे, और लास्ट में जो इनके हेड होते हैं, कौन हेड होंगे, राज्यपाल, वो सिग्नेचर करेंगे, तो वो क्या होगा, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा या कानून बन जाएगा। लेकिन उसके बनने से पहले उसे विधेयक कहा जाता है। कंप्लीट है। अब देखिएगा, यहाँ भी राष्ट्रपति होंगे, यहाँ भी राष्ट्रपति होंगे, आप घबराएंगे नहीं, यहाँ भी प्रधानमंत्री होंगे, यहाँ भी प्रधानमंत्री आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो वो आप कंफ्यूजन नहीं पालेंगे इस चीज को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या दिया है, अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य कभी विघटित नहीं होते हैं और अस्थाई सदस्य विघटित हो जाते हैं। अस्थाई सदस्य मतलब जनता द्वारा जो चुने जाते हैं, आप जानते हो 5 वर्ष के लिए वो लोग चुने जाते हैं, तो उन्हें ही अस्थाई सदस्य कहे जाते हैं। और जो है नियम कानूनों का पालन न होने पर वो बीच में ही टूट सकते हैं, विघटित हो सकते हैं, इसीलिए उनको विघटित कहा जाता है। और जो अस्थाई होते हैं, जैसे राज्यसभा के जो सचिव होते हैं या जो वर्क जो नियुक्त होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो अस्थाई होते हैं, याद रखिएगा। जैसे आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक एक गांव में भी देखेंगे तो एक गांव का प्रधान भी क्या होता है, 5 साल के लिए नियुक्त होता है, लेकिन उनके साथ भी एक जो अस्थाई सचिव होता है वो परमानेंट रहता है। वो व्यवस्था शुरू से लेकर ऊपर तक है, यानी एक मंत्री के साथ एक सचिव होता है, तो सचिव क्या होगा, अस्थाई होता है, और मंत्री क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। मंत्री 5 साल पे उनका कार्यकाल पूरा होने पर दोबारा चुन के आएंगे तभी चुने जाएंगे, या कोई अन्य गतिविधियां पाने पर जो है वो हटाए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, नामित शक्ति। नामित शक्ति राष्ट्रपति के पास और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। भारतीय संविधान में कहने के लिए कि तो सबसे बड़ा जो है कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। भारतीय संविधान में भारत का प्रतिनिधि भारत का प्रधानमंत्री करता है, इस चीज को याद रखिएगा, संविधान में है इस चीज को। विधान परिषद, देखिएगा विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, यह राज्य पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, राज्य पर निर्भर करता है कि ये विधान परिषद क्या सभी राज्यों में रहेगा। जैसे आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश के विषय में अभी जानते होंगे, हमने बताया आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य से विधान परिषद हटाने का प्रोसेस लगा दिया है केंद्र सरकार को, क्योंकि उसे कोई बिल पास करने में विधान परिषद में उसको समय अधिक लगता है, वहां जाता है तो सिग्नेचर होने में टाइम लगता है, इसलिए कोई कानून में लेट होने के कारण उसने कह दिया कि जो है हमारे राज्य से हटा दिया जाए। अभी हटा नहीं है, अभी 6 राज्य रखिएगा, यानी विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, यह राज्य पर निर्भर करता है। 5वां पॉइंट देखिएगा, प्रधानमंत्री कार्यपालिका
और विधायिका दोनों में कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। छठवां पॉइंट है, जितने भी मंत्री होते हैं कार्यपालिका के अंग होते हैं, लेकिन संसद में बिल पास करने जाते हैं तो विधायिका के रूप में, सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। आप जानते होंगे कि बिल कैसे पास होगा, अभी हमने बताया। बिल मतलब कानून कैसे बनेगा या अधिनियम कैसे बनेगा, जब एक सदस्य के लोग दूसरे सदस्य के लोग सिग्नेचर किसी मुद्दे पर करेंगे और लास्ट में जब उस सदन का हेड साइन करेगा तो वो बिल पास हो जाता है, उसी को कानून कहते हैं, पास हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे जितने भी मंत्री होते हैं, अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात करें या लोकसभा की बात करें, तो जितने भी मंत्री होते हैं, अगर हम यहाँ आ जाए तो वो मंत्री कहाँ से होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ जो मंत्री होंगे तो वो मंत्री कहाँ से आएंगे, वो मंत्री भी तो सिंपल सांसद ही होते हैं, और उन्हीं सांसदों में से किसी को चुनकर लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसी में चुनकर या अपने आपसी में मतगणना के द्वारा कोई जो है कैबिनेट मंत्री बन जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि जब वो कैबिनेट मंत्री रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, कार्यपालिका में रहेंगे, लेकिन जब संसद में बिल पास करने के लिए वही सदस्य आएंगे तो क्या हो जाएगा, विधायिका के सदस्य रहेंगे। वो चीज इस पॉइंट में दिया जाएगा। यहाँ देखिएगा, फिर से पढ़ते हैं इसको। जितने भी मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के अंग होते हैं, लेकिन संसद में बिल पास करने आते हैं तो विधायिका के सदस्य के रूप में वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि एक ही व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य हो सकता है। जो भी एक व्यक्ति होता है वो इसके सदस्य हो सकता है, याद रखिएगा। यानी एक ही व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य हो सकता है, ये सही है। आठवां आते हैं, सरकार के पक्ष के कई सदस्य, सरकार के पक्ष के कई सदस्य कार्यपालिका के साथ कार्य करते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन विपक्ष के सदस्य केवल विधायिका के सदस्य होते हैं। आप जानते होंगे विपक्ष में भी एक सरकार होती है, जो पक्ष जीत के जाती है और जो नहीं जीतती है वो विपक्ष में बैठती है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो विपक्ष के लोग, सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ विपक्ष के लोग विधायिका के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार पक्ष के लोग होते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। अब कार्यपालिका कैसे बन जाएंगे, अब मंत्री बन गए तो कार्यपालिका के हो गए, बिल पास करना होगा तो विधायिका के हो गए, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं पालेंगे। नवां पॉइंट है, कार्यपालिका और विधायिका मिलकर कार्य करती है। याद रखिएगा, कार्यपालिका और विधायिका मिलकर कार्य करती है, लेकिन अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण की बात कही गई है। निष्पक्ष न्याय और जनता की भलाई के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का आर्टिकल 50 के अंतर्गत अलग होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इंग्लिश उसका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा इसको भाई, जैसे जिसको नोट करना हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 10वां पॉइंट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, अभी हमने चर्चा किया, बल्कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती है। हमने आपको ये भी बताया कि भारत देश का जो प्रतिनिधि कौन करता है, यहाँ का प्रधानमंत्री, न कि राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति का स्वीकृति न हो। ठीक है, अब इसमें चूंकि हम लोग के चैप्टर में है नहीं, कोई अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो या तो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, या उसे रख सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा नहीं है कि कब वो साइन करेगा, इसी को वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, और कोई अगर एक बार विधेयक लौटा दे तो दोबारा अगर उसको आता है तो उनको साइन करना पड़ता है। ठीक है, कुछ में तो साइन करना पड़ता है। भारत में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन 6 राज्यों में है, अभी हमने चर्चा किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 को। ठीक है, नोट में देखिएगा, सबसे अधिक सीट किसके पास है, यूपी के पास 100 सीट है और तेलंगाना के पास 40 सीट है, चर्चा हो चुका है अभी। भारत में विधानसभा सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद का कितना है, सिर्फ 6 राज्यों में है। नोट में आप देखेंगे, विधानसभा में अधिकतम 500 सीट और न्यूनतम 60 सीट होना चाहिए। याद रखिएगा, विधानसभा में अधिकतम 500 सीट और न्यूनतम 60 सीट होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सीट है, उत्तर प्रदेश लगाइएगा 403। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट है। ठीक है, और विधानसभा सीट के विषय में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको हम बता देंगे, जब पढ़ाएंगे राज्य स्तर के तो उसमें हम बताएंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर में कितना विधानसभा सीट है, 83-24, 83 + 24 पाक अधिकृत क्षेत्र के लिए है। जैसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि कहाँ के विधानसभा सीट जो है एक बौद्धों के लिए किया गया है,
तो वो जो है सिक्किम में किया गया है। ऐसे प्रश्न करके आते हैं। अपवाद वाले राज्य, अब देखिएगा यहाँ न्यूनतम 60 सीट होना चाहिए किसी भी राज्य में, लेकिन 60 सीट से कम है किन राज्यों में, तो सिक्किम जहाँ 32 सीट है, गोवा जहाँ 40 सीट है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा सिक्किम और गोवा याद रखिएगा, ये पॉइंट अलग से आगे लग रहा है, ठीक है, सिक्किम और गोवा में, ठीक है। एक और उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र मल्काजगिरी तेलंगाना, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है चांदनी चौक है। नेक्स्ट है, देख लीजिएगा। और ये इस पर थोड़ा 2 मिनट चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि जो लोग जो है अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया, लाइक कर दीजिए। हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, इसके विषय में कुछ जरूरी बातें बताएंगे, वो बातें नहीं बोलेंगे जो हमेशा बोलते हैं। याद रखिएगा, ये हमने ये आपका ये जो आप 999 में लेते हैं, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज दिया जाता है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ फ्री है, याद रखिएगा, इसके साथ नहीं है। 999 में आपको टेस्ट दिया जा रहा है, गाइडलाइन किया जाता है, मॉडल पेपर दिए जाते हैं। इतने ज्यादा मॉडल पेपर पूरे यूट्यूब के इतिहास में देख लीजिए, कोई कहीं नहीं है। पर डे कहीं टेस्ट होता हो तो बताइए। ये पहला ऐसा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर डे टेस्ट होता है, वो लोग गवाह हैं जो लोग इसको परचेज किए हैं। इसमें फ्री में आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश है, और पीडीएफ नोट्स प्रिंट वाली सुविधा नहीं है, याद रखिएगा। आप खरीदने से पहले स्पष्ट लिखा हुआ है कि खरीदने से पहले नियम शर्तों को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वो प्रिंट आउट नहीं हो पाएगा, डाउनलोड होगा, डाउनलोड आपके ऐप में हो जाएगा, डाउनलोड करके उससे आप पढ़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में या जिनके पास नेट की सुविधा नहीं है, नेट जब हो तो डाउनलोड कर लीजिए, जब नेट नहीं रहेगा तो आराम से उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात को फॉलो करिए, मानिए ही, लेकिन मैं अपने हिसाब से कहता हूँ कि आपको लिख लेना चाहिए। अगर आप नहीं लिख पाते हैं कोई बात नहीं। अब देखिए एक सोल्यूशन बता रहे हैं आपको। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में 6 यूनिट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जल्द ही अब जैसे क्लासेस चल रहे हैं, जैसे ये यूनिट 6 का पीडीएफ 7 चल रहा है, तो इस पीडीएफ 7 की क्लासेस उसी में चला जाएगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि आपको बताया गया था क्लास की सुविधा यूट्यूब पे ही है, ऐप पर नहीं है, ये भी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो पीडीएफ वाइज वीडियो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में हो जाएगा। अगर आपको टाइम नहीं लिखने का मत लिखिए, आप पीडीएफ वाइज वीडियो भी देख लीजिएगा। सेम चीज़ है जो पीडीएफ में दे दी जाते हैं, वही चीज़ वीडियो में है। और ऐसा नहीं है कि जब मैं जो कहता हूँ वही आप फॉलो करिए, अपने हिसाब से पढ़िए, अपने हिसाब से मार्केट से जो भी बुक आपको अच्छा लगे परचेज कर लीजिए और उससे पढ़िए, इसको सपोर्टिंग तौर पे देखिए, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरा गुरु होने के नाते मेरा एक काम है पढ़ाना, बताना, मैं बता दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। और मुझे जितना आता है, याद रखिएगा, 10-12 साल नियर अबाउट हो गए कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाते हुए, तो मैं अपने विवेक से बहुत ही अच्छा और अच्छा ही करूँगा, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट मोड में कहना हो तो कह सकते हैं, आप मुझे समझा बता नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, मॉडल पेपर टेस्ट हो गया, उसके बाद सिलेबस वाइज टेस्ट है, बिल्कुल सिलेबस वाइज आपको बताया जा रहा है। ग्रुप वाइज टेस्ट है, सालवर्ट पेपर है, यूनिट वाइज टेस्ट है, और टेस्ट वैलिडिटी इसकी एग्जाम तक रहेगी। और इस पूरे क्लास का जो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं खुल के बता दिया हूँ। 6 कापी A4 साइज का बनाइए, और इत्मीनान से टाइम हो तो उसको उसमें लिखिए। मॉडल पेपर और क्लास को मत छोड़िएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट तो वैसे दिए जाते हैं, तो उसको दीजिए, टेस्ट दीजिए, कोई बात नहीं। मॉडल पेपर में बिल्कुल जो चीज़ क्लास से छूट जाता है उसको मॉडल पेपर में डाल दिया जाता है। और आपको प्रतिदिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो टेस्ट के माध्यम से आइए, आपको सुविधा होगी। जो लोग इस टेस्ट को लेना चाहते हैं, वो इसका रेट तो 1999 है, लेकिन एग्जाम ऐसे टलते आयोग के देख ही रहे होंगे 999 में दिया जा रहा है। इसके लिए जो नंबर है, इस पर आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक लिंक जाएगा, उसे आप अपने व्हाट्सएप से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करके आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। प्रतिदिन 7:30 बजे टेस्ट होता है, और जिस दिन क्लास चलेगा उस दिन टेस्ट नहीं होगा, इसको समझ लीजिए। क्योंकि जो बच्चे गंभीर है, उसको नोट्स करते समझते हैं, तो उस दिन टेस्ट नहीं होगा, बाकी दिन तो टेस्ट हो ही रहा है, ठीक है। आते हैं, अब देखिएगा 19वां पॉइंट क्या है। संविधान संशोधन 104 यानी 2019 में अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST, याद रखिएगा, कहा जा रहा है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए यानी 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसी संविधान संशोधन में फिर से देखिएगा, संविधान संशोधन 104
2019 में द्वारा लोकसभा और विधानसभा के में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया जाता है। यानी इस वीडियो के लास्ट में भी हम बताएंगे कि सीट का बंटवारा कैसे हुआ, वो भी उसकी भी चर्चा करेंगे। जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, जैसे 550+2 आप लोग जानते थे 2 लोग की, वो हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी था 403+1, तो एक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक लोकसभा विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संविधान संशोधन 91/2003 के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री को लेकर, याद रखिएगा, 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकता। लोकसभा में एससी जातियों के लिए 84 सीटें इंपॉर्टेंट है और एसटी जातियों के लिए 47 सीटें अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षित हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विश्व का प्रथम नागरिक अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति तथा किसी प्रदेश का प्रथम नागरिक उस प्रदेश का राज्यपाल होते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा की सीट 83+24 है और ये 24 क्या है, पाक अधिकृत क्षेत्रों के लिए है, याद रखिएगा, पाक अधिकृत क्षेत्रों के लिए। उसके बाद देखेंगे, भारत देश में राष्ट्रपति अपने पद के असमर्थता की स्थिति में, ये प्रश्न कई बार आ चुका है और आपको जानना चाहिए, मौखिक आपको याद हो जाएगा कि भारत देश में राष्ट्रपति अपने पद के असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन काम करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो कौन क्या करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो काम करेंगे। ठीक है, और सबसे नीचे 28वां पॉइंट है कि भारत की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल 12वें क्रम की हैं, याद रखिएगा, और वर्तमान में 15वें क्रम की भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति तथा प्रथम महिला जनजाति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये इंग्लिश है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग सीटों की चर्चा करेंगे, जैसे किसी भी देश में, प्रदेश में कानून कैसे बनता है। देखिएगा, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही संसद भवन है, यहाँ आप देखेंगे, और संसद भवन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, संसद 79, आर्टिकल क्या है, 79 आपको दिखाई दे रहा होगा। राज्यसभा किसके अंतर्गत है, 80 के अंतर्गत, लोकसभा 81 के अंतर्गत और राष्ट्रपति 52 के अंतर्गत, और संसद का वर्णन भाग 5 में है। आप सालवट उठा के देख लीजिए यूपीएससी का 2014, 18, 21 में, आप पाएंगे कि बहुत डीपली प्रश्न नहीं है। जो लेवल आपको बताया जा रहा है, जो लेवल आता है उस लेवल से थोड़ा गहरा कर दिया गया है, और मेरे हिसाब से आपको सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए, और उसके बाद बहुत ज़्यादा सिविल की तरह जीएस पढ़ना नहीं है। अगर आपको देना हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा है, इनफ है, इस तरह जो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखेंगे भारत में क्या होगा कि जो है 79 की तरफ संसद का वर्णन है, भाग 5 में है, राष्ट्रपति का वर्णन 52 में है, याद रखिएगा। एक बार पूछा हुआ था उपराष्ट्रपति का किस आर्टिकल में है, राज्यपाल का 80 में और लोकसभा का 81 में। उसी तरह अगर देखिएगा यहाँ पे राज्य की बात करें तो राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में विधानमंडल है, भाग 6 में इसका वर्णन है, और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। राज्यपाल का वर्णन 153 में है। विधान परिषद और विधानसभा का वर्णन 170 में है, और विधान परिषद का गठन 169 में, और विधान परिषद की संरचना का वर्णन 171 में है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग इसको। अब हम लोग कुछ सामान्य बातों की जानकारी लेंगे कि क्या क्या खूबियां हैं संसद भवन में, जो राज्यसभा, लोकसभा या विधानमंडल में विधान परिषद या विधानसभा होता है। तो देखेंगे, सबसे पहले देखिएगा सदन की यदि हम चर्चा करें तो उच्च सदन कहते हैं किसको, राज्यसभा को उच्च सदन, उसके बाद लोकसभा को निम्न सदन, विधान परिषद को भी उच्च सदन और विधानसभा को भी निम्न सदन। ठीक है, कह सकते हैं। द्वितीय सदन कहते हैं राज्यसभा को,
प्रथम सदन, देखिएगा यहाँ एग्जाम में आता है, बच्चे गलत करते हैं। लोकसभा प्रथम सदन है, याद रखिएगा, लोकसभा प्रथम सदन है और द्वितीय सदन राज्यसभा है, ठीक है। अस्थाई सदन है राज्यसभा का, अस्थाई सदन है किसका, लोकसभा का। अविघटित, हमने बताया आपसे विघटित नहीं होता, यानी अविघटित सदन है किसका, राज्यसभा का। और विघटित जो है यानी 5 साल पे ये हट जाते हैं लोग, यानी विघटित सदन कौन है, लोकसभा का। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसे लोकप्रिय सदन के नाम से जाना, ये मेन चीज है, आप समझिएगा इसको। उसका फिर देखिएगा कार्यकाल, कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष, और विधान परिषद के सदस्यों का 6 वर्ष, और विधानसभा सदस्यों का 5 वर्ष। फिर से देखेंगे 6 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, याद हो जाएगा आपको। फिर देखेंगे न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। फिर से देखिएगा 30 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र, तो 35 वर्ष लगा दीजिएगा, ठीक है। गांव प्रधान का पूछेगा तो 21 वर्ष लगा दीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि उपराष्ट्रपति का अधिकतम उम्र बनने का कितना होता है, तो कोई नहीं, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति बनने का कोई उम्र अधिकतम निर्धारित नहीं है भारतीय संविधान में, ये प्रश्न आ चुका है। त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, याद रखिएगा 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा के जो है इस्तीफा देते हैं, और ये 5 वर्ष में होते हैं, ये 2 वर्ष में सदस्य सेम ऐसे ही काम करेगा राज्यसभा जैसा। फिर देखेंगे सीट कितना होता है, सीट के विषय में याद रखिएगा प्रश्न आएगा। जो लोग 2014 के बाद एग्जाम दिए होंगे, 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य की स्थापना किया गया था, आप देखे होंगे अक्सर प्रश्न आएगा। जो लोग हम लोग के एज को होंगे, जब 2000 में 3 राज्यों को जो है बनाया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, बिहार से झारखंड को, उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड को, तो आप देखे होंगे उस बीच भी ऐसा हुआ था कि लगातार कई वर्षों तक पेपर हुआ था। तो पेपर में आया था इस चीज को। तो जम्मू कश्मीर, तेलंगाना के विषय में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विषय में जरूर प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। पहले तो आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पहले क्या था, अंडमान निकोबार, और आज क्या है, लद्दाख है, याद रखिएगा, ठीक है। उसकी हमने चर्चा कर दी है, देख लीजिएगा नोट्स में। यहाँ आप देखेंगे सीट कितना है, तो राज्यसभा में सीट 238 धन 12, और 12 यानी मनोनीत नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कला, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में। 238 धन 12 कला, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान सीट कितना है, तो 245, यानी खाली कितना रहता है, तो 5 सीट इसमें खाली रहता है। जब खाली रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो 233 धन 12, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ कितना रहेगा, इतना सीट कितना है, 550 धन 2, 2 किसके हैं, एंग्लो इंडियन के, ये हटा दिए गए हैं 2 वाली सीट, आपको बताए थे अभी इसके पहले। यानी वर्तमान सीट कितना है, तो वर्तमान सीट 543 है, 543, जिसमें 524 याद रखिएगा राज्यों से, और 19 क्या होता है कि जो है केंद्र शासित प्रदेशों से। अभी सीट का डिटेल हमने एक और सीट बना दिया है, ये चार्ट बना दिया है, इसको देखिएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं से प्रश्न आएगा आपका जो है छूटेगा नहीं, ठीक है। तो सब पहले इसको देख लीजिए, फिर उसको आप देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश की बात करें, विधान परिषद में कितना सीट है, तो 100, तो और विधानसभा में कितना सीट है, 403 धन 1, एक एंग्लो इंडियन जिसको हटा दिया गया है, नहीं कितना, 403, ठीक है। वर्तमान सीट कितना हुआ है, तो वर्तमान सीट भी विधान परिषद में 100 है और विधानसभा में 403, ठीक है। फिर देखिएगा उत्तर प्रदेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट है 31, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है, 50, और याद रखिएगा नीचे दिया हुआ है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति और उसके बाद उपसभापति होते हैं, और सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। ये प्रश्न आ चुका है कि उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के असमर्थता की स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है, तो उसे राष्ट्रपति का भी वेतन मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा उसे सभापति कहेंगे, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसे लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे, और विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसे भी सभापति कहेंगे, और जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा उसे विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे। यहाँ आप जानते भी होंगे कि राज्यसभा को जो है वोटिंग कौन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से विधायक करते हैं। यानी राज्यसभा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हर राज्यों में अलग अलग होता है, विधायक के हिसाब से राज्यसभा की सीटें होती हैं। जैसे 37 सीट जो है होगा तो एक जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग होता है, वो एग्जाम में नहीं पूछता है, जो नहीं पूछता है उसको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर मैं कहता हूं, अगर आपके देवता एक फूल से खुश हो जाएं, एक सुपारी से खुश हो जाएं, तो उसको बकरा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपका उससे काम चल जाएगा।
फिर देखिएगा लोकसभा का चुनाव, सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता करता है, हम आप करते हैं। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 5 स्थानों से किया जाता है। जैसे पंजीकृत अध्यापक, पंजीकृत जो है स्नातक, ऐसे करके जो है संस्था राज्यपाल भी करते हैं। वो आपके एग्जाम में चूंकि आएगा नहीं, आगे इसकी चर्चा हम करेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद देखेंगे विधानसभा। तो विधानसभा चुनाव जो है विधायक जो होते हैं इनका चुनाव भी कौन करता है? जनता करता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग आएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे इसको। अब यहाँ देखेंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए भाई इसको। अब संसद में बात करें अगर यहाँ पे, तो संसद की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ देखिएगा राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। देखिए भाई मैं अपने चाहने भर में अपनी आपको जितना समझ में आए मैंने चुटी अड़ी एक करके मैं आपको हृदय से बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। न समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, कोशिश करेंगे कि फिर से और दूसरे तरीके से आपको बताएं। ठीक है, आप इसे पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएंगे आप, ताकि मेरा मोटिवेशन रहे। अब देखेंगे राज्यसभा का सीट, अधिकतम सीट कितना हो सकता है? तो 250। वर्तमान सीट कितना है? तो 245। यहाँ फिर देखेंगे तो अधिकतम सीट में क्या है? 12 मनोनीत या नॉमिनेटेड है, याद रखिएगा। और 238 इलेक्टेड है यानी निर्वाचित है। वर्तमान सीट में मनोनीत या नॉमिनेटेड 12 है और इलेक्टेड यानी निर्वाचित 233 है। अब देखिएगा यहाँ 233 निर्वाचित या इलेक्टेड सीट जो है वह सीट 2 भागों में बांटा जाता है। एक राज्य में, स्टेट में, यानी स्टेट में 225 सीट है और टर्सरी में, यूनिवर्सिटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में 8 है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे इसलिए उसको बता रहे हैं। हिंदी देखिएगा, दिल्ली में 3 सीट, पुडुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 4 और लद्दाख में कोई सीट नहीं है, याद रखिएगा। और यही आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न क्या आएगा? राज्यसभा का लद्दाख में कितना सीट है? तो कोई नहीं है, एक भी सीट नहीं है। जम्मू कश्मीर में कितना है? तो 4 है, ये आप याद रखिएगा। लोकसभा की सीटों को 2 भागों में हमने बांट दिया, अधिकतम सीट या वर्तमान सीट। मैक्सिमम सीट कितना होना चाहिए? 550। ठीक है, और यहाँ अगर पूछ दे राज्यसभा में कितना सीट खाली रहता है, तो याद रखिएगा 5 सीट खाली रहता है। ये तो आपको हमने चर्चा किया। और इसमें कितना खाली रहता है? 7 सीट खाली रहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा हमेशा। तो लोकसभा में अधिकतम सीट 550 है और इसको 2 भागों में बांटते हैं, राज्य और केंद्र शासित, यानी 530 राज्यों से अधिकतम सीट में और जो है 20 सीट केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन आपको बताया गया था कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और फाइनल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब आंकड़ा बदला तो ये आंकड़ा बदल गया और मेरा पूरा अनुमान है कि प्रश्न यहाँ से एग्जाम में वो लोग उठाएंगे। क्या उठाएंगे? वर्तमान में राज्यों से सीट कितना है? तो याद रखिएगा 524। तो वर्तमान में जो है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से सीट कितना है? 19। इतना भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब 19 में बंटवारा कैसे होता है? तो दिल्ली में 7 सीट, जम्मू कश्मीर में 5 सीट, लद्दाख में 1 सीट, दादर नगर हवेली में 2 सीट, पुडुचेरी में 1 सीट, अंडमान निकोबार में 1 सीट, लक्षद्वीप में 1 सीट, चंडीगढ़ में 1 सीट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। विधानमंडल को देखिएगा, आपको चर्चा कर चुके हैं। विधान परिषद में 100 सीट, ये किसका? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और विधानसभा में 403 और एक बार हटा दिया गया। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो क्लास समाप्त करते हैं। जल्दी हम लोग मिलेंगे। इसके बाद जो हम लोग क्लासेस रहेंगे, कार्यपालिका रहेगा, कार्यपालिका की हेडिंग डालिएगा और क्रम से जल्दी इसको क्लास खत्म किया जाए, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग प्रेशर में आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, तो प्रेशर में मत आइए। जीएस जिसका कमजोर है घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ये सच्चा गुरु आपके साथ है। और याद रखिएगा, जिसका गुरु याद रखिएगा बलवान होता है, उसका चेला हमेशा पहलवान होता है। जीएस में घबराइएगा नहीं, आप इस चैनल के साथ आइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।